हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारा साइंस का फर्स्ट लेसन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल वो जान लेना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हम अपना जो नाइन्थ में हमने कुछ पार्ट पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा रिवीजन ले लेंगे। आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वो पढ़े है, आपने पढ़े है कि आयंस कैसे फॉर्म होते हैं। वो सारी चीज़ों का जो डीप नॉलेज है वो आपको नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने सभी ने पढ़े ही होंगे। आपको याद रखना पड़ेगा कि केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैसे कंपाउंड बनते हैं केमिकली, हाउ कैन वी सिम्बोलाइज देम, हम कैसे उसको सिम्बॉल्स के फॉर्म में लिखते हैं। देन आफ्टर अगर हम बात करेंगे कि केमिकल फॉर्मूला का जो एलिमेंट्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मोल कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें आपको नाइन्थ स्टैंडर्ड में हुई है। आई होप कि आपने सबसे पहले अगर इस लेसन को अगर अच्छे से समझना है, इस लेसन में होने वाले जितने भी बैलेंसिंग इक्वेशंस है उसको हमें समझना है, तो आपका जो मोल कॉन्सेप्ट, उसके बाद में आयंस के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय कटायंस, अनायंस, देन आफ्टर क्या पॉजिटिवली चार्ज कैसे कटायन फॉर्म होते हैं, नेगेटिवली चार्ज अनायन कैसे फॉर्म होते हैं, बॉन्ड्स के बारे में, आयोनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, ये सब आपका नाइन्थ में हो चुका है। आपको अभी ध्यान देना है कि वो हम कैसे रिवाइज करें, आपको वो पूरा पढ़ के रखना है। वो सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर रहती है तो आपको ये जो लेसन अभी हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं जाएंगी। तो पढ़ते हैं अपने लेसन की ओर, बढ़ते हैं अपने लेसन की ओर। देखो यहाँ पर एक केमिकल फॉर्मूला से हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमने नाइन्थ में ही पढ़े हैं। सो व्हाट डज इट मीन केमिकल फॉर्मूला, क्या मीनिंग होता है केमिकल फॉर्मूला का, देखते हैं। इट रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल of the substance in terms of symbol of the element present in the molecule। यहाँ पर क्या बोला है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब कि अब मॉलिक्यूल मीन्स व्हाट, मॉलिक्यूल्स आपने पढ़े हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब कोई एटम्स के जो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं केमिकली, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। जब एटम्स क्या होंगे, केमिकली कंबाइन होंगे और वो क्या फॉर्म करेंगे, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे तो जो कंपोजिशन रहेगा उन मॉलिक्यूल्स का, कोई सब्सटेंस का, ऑफ द सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ देयर एलिमेंट, और वो जो केमिकल फॉर्मूला है उसको हम कौन से फॉर्म में लिखेंगे, सिंबल ऑफ देयर एलिमेंट। मतलब सपोज करके चलते कि अगर दो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के, ठीक है, और दो मॉलिक्यूल्स है कार्बन के, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम कि एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, सपोज करके चलते कि दूसरा कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, दूसरा कोई मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के साथ में, अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल है सोडियम का हो सकता है या किसी का भी हो सकता है, तो यहाँ पर अपने पास में अगर सिर्फ एक ही टाइप की भी मॉलिक्यूल है, सपोज करके चलते कि यहाँ पर H1 प्लस हम कंसीडर करते CH ओनली 2C, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये जो कंपोजिशन है मॉलिक्यूल का ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट, मतलब कि उन एलिमेंट का हम क्या लिखेंगे, सिंबल, उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, उसको क्या कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला, उसको क्या कहेंगे, उसका केमिकल फॉर्मूला। ये आपने अच्छे से पढ़े 9th स्टैंडर्ड में। उसके बाद में हम आते हैं आयंस के ऊपर में। आयंस एक्चुअली क्या है कि एन आयन इज अ पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। मतलब कि देखो आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, मतलब दोनों भी चार्ज उसमें प्रेजेंट रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा और नेगेटिव चार्ज भी रहेगा आयंस के ऊपर में। वो एक एटम में प्रेजेंट रहेंगे या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी अगर साथ में आ गए तो इनमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम आयन। उसके बाद में आयन से 2 टाइप्स के, एक है कटायन, एक है अनायन। ये सारी बातें हम 9th से रिवाइज कर रहे हैं, ये 9th का टॉपिक है आपका। अब देखो यहाँ पर कटायंस में जिन आयंस के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आएगा बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, जब कोई एलिमेंट या फिर कोई एटम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वहाँ पर जब वो आयंस फॉर्म करेगा तो वो कौन सा आयन रहेगा, कटायन रहेगा। और कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एटम एक्सेप्ट करेगा किसी इलेक्ट्रॉन को, कोई एटम एक्सेप्ट करेगा किसी इलेक्ट्रॉन को, तो वो
उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगा और नेगेटिव चार्ज बढ़ने के कारण उसे क्या कहा जाएगा, अनायन। उसे क्या कहेंगे हम, अनायंस कहेंगे। ये हो गया आपका आयंस का पार्ट यू एंड केमिकल फॉर्मूला भी। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपने अपने एवरीडे लाइफ में आपने देखे होंगे कि जैसे जो कर्ड वगैरह है वो कैसे फॉर्म किया जाता है, उसको कैसे फॉर्मेशन होता है उसका, वो भी एक केमिकल फॉर्मेशन है। ठीक है, आफ्टर दैट आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है, आपका जो डाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स में, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। आफ्टर दैट आवर रेस्पिरेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन में जो एरोबिक इनएरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बींग्स बोलो या फिर ऑर्गेनिजम्स में, वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही है जो हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, देन स्पॉइल हो जाते हैं कुछ फूड आइटम्स, तो ये सारी चीज़ों में भी कौन सा रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन, बिकॉज ऑफ द केमिकल फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स लाइक, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो एलिमेंट है या फिर ये जो सब्सटेंसेस है नेचर में, इनमें भी क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। ये जनरल हो गए, एवरीडे हो गए। अब हम अगर हमारे लेबोरेटरी में पाए जाने वाले केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या रहेगा, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली ऐसे प्रोसेसेस है इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। मतलब कि नए सब्सटेंस, जब दो अलग अलग सब्सटेंस कंबाइन होते हैं केमिकली तो वहां पर एक नया सब्सटेंस तैयार होता है। जब दो अलग अलग सब्सटेंस क्या होता है, कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, न्यू प्रॉपर्टीज तैयार होती है उन केमिकल सब्सटेंस की, जिसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। वो पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन। क्या कहा जाता है उसको, केमिकल रिएक्शन। अब मैंने बोला कि दो अलग अलग सब्सटेंस क्या होते हैं या फिर केमिकल सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द न्यू प्रोडक्ट। तो जो सब्सटेंस टेक पार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन में, जो सब्सटेंस टेक पार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन में, उनको कहा जाता है रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच आर टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज अ रिएक्टेंट, जिसको हम लेफ्ट साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। जब हम केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वो और क्लियरली और डीपली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में द न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट। और हमने जो बोले कि जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे, जिसको हमने रिएक्टेंट कहा था, तो जब रिएक्टेंट केमिकली कंबाइन हो जाएंगे तो उनमें से कोई ना कोई एक नया प्रोडक्ट बनेगा जिसकी प्रॉपर्टीज अलग रहेंगी, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज उसके रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट रहेंगी, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। अब उसको एक एग्जांपल पर से हम पूरा प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे कि रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम इस एलिमेंट का ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ में रिएक्शन होने पे क्या होता है। देखो, मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम गेट रिएक्ट विद when magnesium get react with oxygen, it gives मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम किसके साथ में रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन के साथ में। मैग्नीशियम जो है ये रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ में, तो हमको वहां पर क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रहेगा वो रहेगा पाउडर्ड फॉर्म में, वो रहेगा पाउडर फॉर्म में। यहाँ पर आ जाएंगी हीट, मतलब हम इसको बर्न करेंगे। मैग्नीशियम एज हम क्या लेंगे, रिबन के फॉर्म में लेंगे मैग्नीशियम। सपोज ये आपको मैं रिबन के फॉर्म में कैसे आया, एयर से कैसे ऑक्सीजन लिए, ये सारी चीज़ें किस पर से समझा रहा हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, पेज नंबर 1 पे ही आपको एक्टिविटी दी हुई है कि जो एक्टिविटी 1.1 है आपकी, उसमें बोला गया कि टेक अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 मीटर लॉन्ग। हमें एक मैग्नीशियम रिबन लेना है 3 से 4 मीटर लॉन्ग, एंड उसको हमको सैंड पेपर से रब कर देना है। उसके बाद में पेयर ऑफ टंग्स में पकड़ के उस मैग्नीशियम रिबन को हमको क्या करना है, इन द डैजलिंग फ्लेम, हमको एक डैजलिंग फ्लेम में उसको क्या करना है, हीट करते रहना है, उसको हीट करना है। और जो सराउंडिंग से जो ऑक्सीजन मिल रहा है उसके प्रेजेंस में वो क्या हो रही है, जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस हो रही है। इसीलिए वहां पर बोला गया कि जब मैग्नीशियम क्या होगा, ऑक्सीजन के फॉर्म में, जो कि कहाँ से आएगा आपका, फ्रॉम एयर। मैग्नीशियम रिबन गेट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट
वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज इन अ पाउडर्ड फॉर्म, विच इज इन अ पाउडर्ड फॉर्म। वो कौन से फॉर्म में रहेगा? पाउडर फॉर्म में रहेगा। तो ये जो रिएक्शन है जहां पर दो अलग अलग सब्सटेंस, दो अलग अलग एलिमेंट रिएक्ट हो गए एक दूसरे के साथ में, किसके प्रेजेंस में? हीट के प्रेजेंस में। हीट मतलब कि जो बर्निंग वहां पर बर्नर जल रहा था उसके प्रेजेंस में, जो बर्नर से जो हीट निकल रही थी उसके प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें क्या मिला? व्हाइट फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। और एक और हम एग्जांपल लेंगे, लाइक हम दे लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब ये डिपेंड करेगा उसके मॉलिक्यूल्स पे कि कार्बन और ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन तो जनरली डायटोमिक फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। सो यहाँ पर भी कार्बन के हमको 2 कार्बन लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा हमारा 2CO, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा तुम्हारा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है जो हम स्टडी कर रहे हैं। मतलब अभी यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? हमें कोई भी बैलेंसिंग हो रहा या कुछ वहाँ पर इक्वेशन बन रहा, तो वो इक्वेशन के क्या रूल्स है ये नहीं समझना, हमको समझना है कि रिएक्शंस किस प्रकार से होते हैं। हमने क्या बोले कि जब सब्सटेंस, जब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब रिएक्ट होंगे या कोई केमिकल कंपाउंड रिएक्ट होगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में या दूसरे कंपाउंड के साथ में, तो वहाँ पर एक नया प्रोडक्ट बनेगा जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट रहेंगी उसके पहले वाले रिएक्टेंट के साथ में। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन जब वे दोनों रिएक्ट हो गए तो जो तीसरा प्रोडक्ट हमें मिला उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट रहेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है कि डिफरेंट रहेगा, वो हो सकता है सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। एक प्रकार से जब अगर मैग्नीशियम की बात करेंगे रिवर की, तो वो डिसॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन ये पाउडर फॉर्म में होने के कारण वो डिसॉल्व भी हो सकता। मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी है ये क्या है? टोटली डिफरेंट आ रही है। तो इस पर से हमने ये समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड या फिर सब्सटेंस जब रिएक्ट होता है तो उसमें से कोई नया प्रोडक्ट हमें मिलता है जिनकी प्रॉपर्टीज टोटली क्या होती है? डिफरेंट होती है। फिर हम बढ़ते हैं अपने केमिकल रिएक्शंस के कुछ अलग पॉइंट्स की ओर। जैसे देखो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड की अगर हम बात करेंगे तो वो कंपाउंड एक बॉन्ड से बना हुआ होता है, केमिकल बॉन्ड से। जैसा अगर हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करेंगे जिसमें Na के सोडियम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज रहता और OH के ऊपर में नेगेटिव चार्ज रहता, हाइड्रोक्साइड के ऊपर में नेगेटिव चार्ज रहता। तो ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बने वाले जो आयोनिक कंपाउंड है, या आयोनिक कंपाउंड का जो मिक्सचर है ये क्या होगा? ब्रेक होता है उसमें। अगर हमने उसको किसके साथ में रिएक्ट कर दिया? Cl2 के साथ में, क्लोरीन के साथ में अगर रिएक्ट कर दिया तो वहाँ पर क्या बनेगा? H2SO4 के भी साथ में रिएक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसे मौके पे क्या होगा कि जो केमिकल बॉन्ड्स है वो टूट जाते हैं एलिमेंट्स के बीच में, कंपाउंड के बीच में। तो केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो द ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन इज involve the breaking of old chemical bond and forming the new chemical bond having the new chemical properties। वो क्या तैयार करेगा? न्यू केमिकल बॉन्ड तैयार करेगा हैविंग द न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको अगर कुछ रेफरेंस बुक अगर आप यूज करते होंगे तो वो मार्केट में अवेलेबल है। आपको अगर पूरे नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आप रेफरेंस बुक के थ्रू भी लिख सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। हमको समझ लेना है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपने वो पहले समझ लेना है और अटेंडेंस लगाते रहनी है। सभी जनों ने अटेंडेंस लगाते रहो। उसके बाद में हम आ गए अपने रिएक्टेंट के ऊपर में, तो रिएक्टेंट भी आपका प्रॉपरली पूरा हो ही गया। उसके बाद में प्रोडक्ट क्या होता है? जो न्यूली फॉर्म सब्सटेंस रहेगा जिसकी पूरी प्रॉपर्टीज अलग रहेंगी फ्रॉम द रिएक्टेंट, तो उसको कहेंगे हम प्रोडक्ट। कुछ एग्जांपल्स लिए, ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल, नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें इस आने वाले चैप्टर में पढ़ना है आगे में, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं इस लेसन की कि जिसमें केमिकल चेंजेस होंगे। तो केमिकल चेंजेस में क्या होंगे? डे टू डे लाइफ में कैसे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। आपकी शुरुआती एक्टिविटी से हुई है आपके लेसन की, तो मैंने एक्टिविटी के रूप में भी आपको केमिकल रिएक्शन बताया जहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्साइड
दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, तो जो नया प्रोडक्ट बन रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड उसकी भी प्रॉपर्टीज क्या है, टोटली डिफरेंट है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम टू द इन एयर ऑफ ऑक्सीजन इज अ एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हम कह सकते हैं जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट है एंड राइट हैंड साइड पे क्या है, उसके रिएक्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट भी निकाल लिए होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे एक्टिविटी नंबर 1 के ऊपर में, जिसका थोड़ा सा डीप में आपको एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ। देखो, टेक अ 3 or 4 लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन, 3 or 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट बाय रबिंग द सरफेस विद सैंड पेपर। हमें क्या लेना है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी एक मैग्नीशियम की रिबन लेना है, एक स्ट्रिप लेना है उसकी, एंड क्लीन इट बाय रबिंग इट सरफेस विद सैंड पेपर। अब ये सैंड पेपर का यूज करके हम उसको सरफेस को क्यों क्लीन करना है, देखो आपने इसके पहले ही एक रिएक्शन पढ़े जिसमें मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, तो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या हो जाती है, एक लेयर तैयार हो जाती है। उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या तैयार हो जाती है, एक लेयर तैयार हो जाती है। उसको हटाने के लिए उस पर क्या करे उन्होंने, वो जो सैंड पेपर से उसको रिमूव करने के लिए वो सैंड पेपर से हमें उसको साफ करना पड़ रहा है। ठीक है, क्लीन करना पड़ रहा है। सेकंड, होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विद अ पेयर ऑफ टंग्स। पेयर ऑफ टंग जैसा अभी जनरली हम अगर केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस है वो लेबोरेटरी में परफॉर्म किए जाते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, और जो भी आपके लैब में जो भी असिस्टेंट होंगे उनके सुपरविजन में। तो वहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि पेयर ऑफ टंग, बर्नर्स। उस मतलब पेयर ऑफ टंग का यूज़ क्या होगा कि किसी भी जो भी सब्सटेंस या फिर कोई भी जो हम कंसीडर कर रहे हैं एलिमेंट के लिए तौर पे, जैसा मैग्नीज रिबन को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसको हाथ से तो पकड़ के रख नहीं सकते हम, ये तो प्रॉब्लम हो सकती है अगर उसको जला रहे तो इसलिए पेयर ऑफ टंग्स, ताकि हमको कुछ प्रॉब्लम ना हो। बर्नर का यूज़ होता है, जो टेस्ट ट्यूब्स रहते हैं उनका यूज़ होता है। अगर कोई सॉल्यूशन अगर हम ले रहे हैं तो कोई भी पतीले वगैरह में हम लेकर उसको केमिकल रिएक्ट नहीं करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, उसमें बराबर टेस्ट ट्यूब का यूज़ करेंगे, उनका भी यूज़ होता है फॉर द केमिकल रिएक्शन। मतलब एक कंप्लीट वो प्रोसेस होती है जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जो है, जो केमिकल एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट है, उनका भी रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना होता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को एक पेयर ऑफ टंग्स के साथ में ले रहे हैं, जिसका एक एंड पकड़ के रख रहे हैं और दूसरे एंड को क्या कर रहे हैं, होल्ड करके रख रहे हैं दूसरे एंड से हीट करने के लिए। बर्नर चालू कर दिए उसमें, सो मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट बर्निंग इन अ फ्लेम। अगर बर्नर चालू हो गया, वहाँ से हीट निकल रही, फ्लेम निकल रही, तो वो मैग्नीशियम रिबन क्या होंगी, स्टार्ट होंगी। क्या स्टार्ट होंगी, जलना स्टार्ट होंगी उसमें। तो जैसे जैसे वो रिबन जलते जाएंगी तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न होके एक ग्लास वॉच में हम उसको मतलब रखेंगे, उसके नीचे ग्लास वॉच में हम उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। सो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर फॉर्म होगा वहाँ पर, जो कि कौन से कलर का रहेगा, वाइट कलर का रहेगा, जो कि कौन से कलर का रहेगा, वाइट कलर का रहेगा। और टोटली जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होंगी, कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या रहेंगी, कंप्लीटली चेंज रहेंगी। ठीक है ना। आफ्टर दैट अभी हमको नेक्स्ट पढ़ना है अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी हमको नेक्स्ट क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या फीचर्स है उनके, क्या चेंजेस हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन होते समय। क्योंकि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो बस दो एलिमेंट को मिक्स कर दिए, दो कंपाउंड को मिक्स कर दिए और नया एलिमेंट बन गया या फिर नया प्रोडक्ट बन गया, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, हम बोल रहे हैं प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है का मीनिंग क्या हो रहा है, उनमें कुछ चेंजेस आएंगे। उसमें ऐसे चेंजेस आएंगे जो उनके गैसेस में चेंज आएंगे, मतलब गैशियस फॉर्म का चेंज, उसके स्टेट में चेंज आएगा उनके, या फिर हो सकता है उनका टेम्परेचर चेंज होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद में। हो सकता है वहाँ पर जब जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बने। प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जब केमिकली दो कंपाउंड या फिर दो सब्सटेंस रिएक्ट होते हैं तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा उनका प्रेसिपिटेट अगर बनता है तो प्रेसिपिटेट मीन्स व्हाट, कि ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूबल नहीं होता वाटर वगैरह में या कोई सॉल्यूशन में, क्या नहीं होता, वो सॉल्यूबल नहीं होता। ठीक है, जो सॉल्वेंट के तौर पे, सॉल्वेंट में अगर हम किसी मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूबल नहीं रहता, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। उसकी बॉटम ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क बोलो या टेस्ट ट्यूब के बॉटम में वो स्टोर होकर रहता है, जहाँ जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप क्या करोगे, केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करोगे। ठीक है, उसके बाद में हमको देखने मिलेगा कि चेंज इन कलर, मतलब जो रिएक्टेंट थे
पहले जब हम रिएक्शन होने से पहले जो रिएक्टेंट थे उनका कलर दूसरा था, उनके सॉल्यूशन का कलर दूसरा था, और अगर लिक्विड फॉर्म में अगर हम ले रहे तो, लेकिन जब उनका प्रोडक्ट बन रहा तो कलर चेंजेस भी होते हैं। आपने बेसिकली आप जब अपने केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो आपको डेफिनेटली वो सारी चीज़ों का जो चेंजेस है वो देखने भी मिलेंगे। जब आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो एट 10th बेसिस लेवल, तो वो सारे चेंजेस जो हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सारे आपको समझ में भी आएंगे। लेकिन आपने अभी फिलहाल के लिए अज्यूम करना है कि इस तरीके के चेंजेस उनमें होते हैं। चेंज इन द टेम्परेचर जो मैंने पहले ही बताया, एंड चेंज इन द स्टेट, मतलब कि गैशियस से लिक्विड हो सकता है या फिर गैशियस में भी रह सकता है, फिर लिक्विड का गैशियस फॉर्म में चेंज हो सकता है। अगर हीट कर रहे हैं तो इवोपोरेशन हो रहा है तो रिएक्शंस कैरिड आउट होंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमें पढ़ना है आगे चल के, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी अपने को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो इतने पार्ट का, या फिर नहीं भी लिए तो भी चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है ना। ले रहे होंगे तो ले सकते हैं। चलो आपने उस पार्ट का स्क्रीनशॉट भी निकाल लिए होंगे। अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम जो अभी डिस्कस करें उसमें हम अभी एक एक करके सभी कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में विद एक्सपेरिमेंट के साथ में बोलो एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम केमिकल रिएक्शन में देखे जाते हैं हमारे द्वारा, ठीक है। देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस है आपका पहला टॉपिक। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए हमको एक्टिविटी पॉइंट 1.3 दी हुई है। इवोल्यूशन ऑफ गैस समझने के लिए हमको देखो एक्टिविटी 1.3 दी है, जिसमें हमें क्या लेना है कि कुछ जिंक के ग्रैन्यूल, जो जिंक ये मेटल है उसके हमको क्या लेना है, ग्रैन्यूल्स लेना है, जिंक एलिमेंट के ग्रैन्यूल्स लेना है इन अ कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क जो तुम्हारे लेबोरेटरी में वगैरह होगा इस प्रकार से होता है। तो हमको क्या करना है कि इसमें कुछ जिंक के क्या लेना है, ग्रैन्यूल्स लेना है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके, ठीक है ना। जिंक मटेरियल के आपको एलिमेंट के क्या लेना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स लेना है। इसमें आपको क्या ऐड करना है, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो, मतलब कि HCl भी ले सकते हो, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि H2SO4 भी आप ले सकते हो आपके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl का जो सॉल्यूशन है वो हम क्या कर देंगे, जिंक इस ग्रैन्यूल के साथ में मिक्स कर देंगे। जो डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका कुछ अमाउंट में टेम्परेचर होता है, उसका क्या होता है, टेम्परेचर। तो जब इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होंगी तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक के बीच में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर जो जिंक है उसके साथ रिएक्ट होगा क्लोरीन जो कि HCl में प्रेजेंट है, तो इनका एक अलग कंपाउंड बन जाएगा। और जो हाइड्रोजन गैस है वो हो जाती है उसमें इवॉल्व। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है उसमें, इवॉल्व। जब आप वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो आपको वहाँ पर देखने मिलता है कि बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। जैसे आपने जिंक ग्रैन्यूल के साथ में डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिए तो कुछ समय बाद में उसमें क्या तैयार होते हैं, बबल्स तैयार होते हैं। जो बबल्स जो है वो एक्चुअली में क्या होते हैं, जो बबल्स वहाँ पर तैयार हुए वो एक्चुअली में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। वो एक्चुअली में क्या है, हाइड्रोजन गैस, जो कुछ समय के बाद में कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर में से क्या हो जाता है, कंप्लीटली इवॉल्व हो जाता है। वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। अगर उसकी हम रिएक्शन अगर लिखते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल Zn प्लस डाइल्यूटेड HCl, सो यहाँ पर मैं इसको बैलेंस फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन अगर Zn प्लस HCl अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि ZnCl के साथ में मिक्स हो जाएगा, प्लस ये जो हाइड्रोजन गैस है ये सेपरेट रहेंगी, और हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होंगी, इवॉल्व होंगी। ये जो एरो मैंने दिखाया, आई होप आपको दिख रहा होगा, ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस जो कि गैसियस फॉर्म में रहता है वो क्या होता है, इवॉल्व होता है। ये जो ऐसा सिंबल जो है, ये जो ऐसा सिंबल जो मैंने दिया बाय द अपर साइड, ये शो करता है कि वो जो गैस है वो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। गैस क्या हो रही है, वहाँ पे इवॉल्व हो रही है। हमने यहाँ पर क्या समझने के लिए एग्जांपल कंसीडर किया, वो एक्टिविटी दी हुई है आपको, फॉर द इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर द इवोल्यूशन ऑफ गैस। और जो दूसरा आपका जो आपने एक और कैरेक्टरिस्टिक पढ़े जिसमें हमने देखी थी कि टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो जैसे यहाँ पर जो कॉनिकल फ्लास्क का जो टेम्परेचर है वो एकदम से बढ़ जाता है, मतलब कॉनिकल फ्लास्क एकदम से गर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो चेंज इन टेम्परेचर भी ऑकर वहाँ पर होता है। देखो हमने यहाँ पर क्या लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, क्या लिए,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में भी हम रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये सारी रिएक्शन हमको लेबोरेटरी में इन द प्रेजेंस ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट बोलो या जो हम आपके टीचर है उनके प्रेजेंस में करना होता है, और काफ़ी ध्यानपूर्वक करना होता है, क्योंकि ये जो रिएक्शंस है ये इतनी प्रॉपरली होने वाली रिएक्शंस नहीं है। हमको ध्यान रखना होता है कि हमारे हाथों पे कोई चीज़ ना है, मतलब हमको अच्छे तरीके से हैंडल भी करना सीखना पड़ेगा। देखो केमिकल रिएक्शंस के बारे में आज जो हम पढ़ रहे हैं ये पूरा बेसिक चीज़ें के बारे में पढ़ रहे, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा आपको जो लेबोरेटरी में यूज़ होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उनके भी बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके बेसिस पे। अब उसके बाद में ये जो इवोल्यूशन ऑफ गैस है वो आपको देखने मिलता है। आफ्टर दैट जो हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब कि प्रेसिपिटेट जो है वो कैसे फॉर्म होगा। अब प्रेसिपिटेट ये शब्द क्या है वो मैंने आपको बताया था, उसका डीप नॉलेज अभी थोड़ा ले लेते हैं अपन। क्या होता है प्रेसिपिटेट वो देखो। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट, प्रेसिपिटेट एक्चुअली में क्या है, एक सॉलिड प्रोडक्ट है, एंड इट कैन बी फॉर्म बाय एक्वस सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब देखो जब हम केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं, जब हम केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट करेंगे तो वहाँ पर दो रिएक्टेंट रहते हैं, तो जब दो रिएक्टेंट कौन से फॉर्म में रहेंगे, एक्वस का मीनिंग लिक्विड वाटर के फॉर्म में, ठीक है, एक्वस फॉर्म में रहेंगे, तो उन रिएक्टेंट का जब मिक्सिंग होगा तो वहाँ पर रिएक्टेंट के मिक्सिंग के थ्रू जब कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनते हैं। हर एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा ये जरूरी है क्या, नहीं। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनते हैं, मतलब वहाँ पे उनके रिएक्शन से एक्वस सॉल्यूशन से क्या बनेगा, एक सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा, एक सॉलिड प्रोडक्ट तैयार होता है जिसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट, क्या कहेंगे उसको, प्रेसिपिटेट। और जिसकी आपको जो डायग्राम जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको 1.2 जो एक्सपेरिमेंट है 1.2 जो एक्टिविटी है उसमें समझने मिलेगा। देखो 1.2 एक्टिविटी में हमको क्या लेना है, टेक अ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, मतलब हमें एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, हमें एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, हमें एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, लीड PbNO3 भी लिख सकते हैं इसको हमें क्या लेना है उसमें PbNO3, लीड नाइट्रेट का हमें क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है PbNO3/2। ये जो लीड नाइट्रेट है इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन लेना पड़ेगा उसमें। आफ्टर दैट ऐड अ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, और इसमें जिसमें हमने जो लीड नाइट्रेट ली है इसमें हमको क्या लेना है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड लेना है। क्या लेना पड़ेगा हमें, पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करने मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, जब एग्जाम्पल में हम जब करेंगे एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से होंगी, Pb और आयोडीन, मतलब कि लीड और आयोडीन एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, और NO3 और पोटेशियम मतलब कि KNO3 अलग से फॉर्म होगा, ठीक है। तो उसका जो रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार से होगा, PbNO3/2, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं हम इसके, प्लस 2Ki गिव्स Pbi, मतलब लीड आयोडाइड प्लस 2KNO3 प्लस 2KNO3, बैलेंसिंग भी हो गई इक्वेशन हमारा, और उसके बाद ये जो रिएक्शन है वो भी कैरिड आउट कैसे हुई होगी। तो इसमें क्या होगा, जब ये रिएक्शन कैरिड आउट होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो लीड आयोडाइड बना ये किसके फॉर्म में रहेगा, येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा। ये जो आपका PbI2 जो आपने प्रोडक्ट तैयार करे ये कौन से फॉर्म में रहेगा, ये रहेगा येलो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब ये किससे बन जाएगा, सॉलिड। ये कौन से फॉर्म में बन जाएगा आपका, सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। कौन से फॉर्म में बन जाएगा, ये आपका सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, समझ में आ रहा। और दो एक्वस सॉल्यूशन जो है वो आपके दिए थे आपने लीड नाइट्रेट और दूसरा लिए थे पोटेशियम आयोडाइड। लीड नाइट्रेट लिए थे और क्या लिए थे, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिए थे। दोनों को मिक्स करे टेस्ट ट्यूब में या फिर बीकर में भी कर सकते। उसके बाद में जब उसमें जो कलर चेंज हुआ वो कैसा हुआ, पहले ही वो तो एक कलरलेस, दो चेंजेस हुए उसमें, एक कलर चेंज हुआ और दूसरा क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ
प्रेसिपिटेट, एक कलर चेंजेस इसमें देखने मिले और दूसरा क्या देखने मिला हमें कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जो कि येलो फॉर्म में था। ठीक है, अब देखो इसमें हमने और दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना। पहले तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, फिर हमने क्या देखा कि टेम्परेचर भी चेंज होता है कभी कभी, और उसके बाद में कलर चेंजेस होते हैं रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के साथ में। जब रिएक्टेंट में वो सॉल्यूशन थे तो कलरलेस थे, जब उसको हमने हीट करे उसके बाद में जब उसका रिएक्शन कैरिड आउट हुआ या फिर जो मिक्स हो गए तो फिर वहाँ पर कौन सा कलर आ गया, येलो कलर आ गया, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हुआ। जो कि कौन से फॉर्म में हुआ, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हुआ। और प्रेसिपिटेट एक्चुअली क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन से तैयार होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एलिमेंट से या फिर जो रिएक्टेंट से क्या होता है, तैयार होता है। ठीक है, तो ये जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है इसी को हम डीप में पढ़ रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए मैं उसको थोड़ा जोर देके बता रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना तीसरा जो है चेंज इन कलर। तीसरा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे जो कि अपना चेंज इन कलर। ये पूरा बेसिक है आपको, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट और रिएक्टेंट, है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ये सारी चीज़ें आपको पूरा डीप में समझ के लेना कि किस प्रकार से होता है। जब आप रिएक्शंस कैरिड आउट करेंगे तो वहाँ पर आपको शो करना होता है ये सारी चीज़ों का कि चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, पहले वो कौन से स्टेट में था, गैशियस स्टेट में था तो वो कौन से स्टेट में गया। ये सारी चीज़ें स्टेट इन द सेंस जो फॉर्म है उसके गैशियस, लिक्विड या फिर एक्वस, मतलब वही लिक्विड की फॉर्म में, आफ्टर दैट सॉलिड, ये सारा बताना होता है हमें। गैस के फॉर्म में इवॉल्व हुआ तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, ऐसा ऊपर साइड, और अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ तो ऐसे लोअर साइड पे एरो देखिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपने, ये ध्यान में रखना आपने। उसके बाद में हम चेंज इन कलर पे आते हैं। चेंज इन कलर के लिए क्या बोला है कि कुछ रिएक्शन जो है वो क्या कैरेक्टराइज की जाती है, बाय द चेंज इन कलर, मतलब जो कलर में जो चेंजेस होते हैं, जो कलर में जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो जो रिएक्शन है वो हम जब प्रिपेयर करते हैं, कोई लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो रिएक्टेंट का जो कलर है पहले वो ट्रांसफर होता है न्यू प्रोडक्ट में। जब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तैयार होता है तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज। वो क्या हो जाता है, चेंज। अगर हम एक्सपेरिमेंट में अगर कुछ एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट विथ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, मतलब सिट्रिक एसिड जब किसके साथ में रिएक्ट होगा, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, तो वहाँ पर जो पर्पल कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है वो क्या, पर्पल कलर किस में चेंज हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा, वो पूरे तरीके से गायब हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिट्रिक एसिड। और वो जो सॉल्यूशन है वो टोटली जो नया प्रोडक्ट बनेगा, वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो उसमें जो कलर है वो क्या आ जाएगा, उसका पूरा कलरलेस, मतलब वो कलर वहाँ से क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, वो कलर क्या हो जाएगा वहाँ से वैनिश। ऐसे हम हर एक अलग अलग रिएक्शन में देख पाते हैं। हमने तो यहाँ पर कुछ एक ही ऐसी मतलब रिएक्शन कंसीडर करें, केमिकल रिएक्शन, नंबर ऑफ ऐसे टेक अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन अ टेस्ट ट्यूब। अब ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म करना है हमें वो देखना पड़ेगा। हम क्या लेंगे, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके बाद में उसका कलर कौन सा था, पर्पल, उसका कलर कौन सा रहेगा, पर्पल कलर रहेगा। फिर ऐड अ लेमन जूस एज अ सोर्स ऑफ द सिट्रिक एसिड, उसमें हमने कौन सा जूस ऐड कर देना है, लेमन जूस, क्योंकि लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है तो हम क्या लेंगे वहाँ पे, एज अ लेमन जूस यूज करेंगे। एज अ सिट्रिक एसिड हम किसको यूज करेंगे, लेमन जूस को। अब जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं, मिक्स करते हैं, ड्रॉप वाइज मिक्स करते हैं, ड्रॉपर का यूज करना है। ड्रॉपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो लिक्विड फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में कुछ सॉल्यूशन है तो उसको ड्रॉप वाइज किसी दूसरे सॉल्यूशन में जब हमें मिक्स करना होता है तो वो ड्रॉपर के यूज से हम क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं। ये हमारा भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसमें ड्रॉप वाइज यूज करेंगे। तो जैसे जैसे ड्रॉप दर ड्रॉप, वन बाय वन जब वो ड्रॉप उस पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में मिक्स होता है तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन है पर्पल कलर का वो किस में चेंज होना शुरू हो जाता है, कलरलेस बनना शुरू हो जाता है। मतलब उसका जो कलर है वो वहाँ से वैनिश आउट हो जाता है। उसको फिर शेक करते रहना है, थोड़ा सा शेक करते रहो, ऐसा मतलब श्रिंक करते रहना है उसको, तो अपने आप उसका जो कलर है वो क्या होता है, डिसअपियर होता है, वो वैनिश होता है। और वहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कैसा बन जाएगा, कलरलेस। सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा आपका, कलरलेस। तो यहाँ पर हमें ऐसे और भी एग्जांपल आपके रेफरेंस बुक में दिए होंगे, आप उसको भी देखकर टैली कर सकते हो कि कलर में कैसे चेंजेस होते हैं। ठीक है, और आपको एक चीज़ क्लियर करता है, ये जो नोट्स है ये मैं इसलिए अभी इसके नहीं लिखा रहा बिकॉज ऑफ ये आपको एक जनरल टॉपिक आप पढ़ रहे हैं जिसमें आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक देखे जाते हैं इन द केमिकल रिएक्शंस।
अब जब हम बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि उसको बैलेंस कैसे करते हैं, उसकी स्टेप्स हमको ध्यान में रखना है, वो भी मैं आपको पूरा लिख कर दूंगा, एक दो एग्जाम्पल उसके, मतलब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो पहले इतने पार्ट में अगर आपको और कुछ निकालना होगा, इसका अगर आपको ये निकालना होगा स्क्रीनशॉट, तो आप निकाल सकते हो। सो चलो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है अपना चेंजिंग कलर। मतलब कि चेंजिंग कलर में हमने जो पढ़े थे इससे पहले, अभी जस्ट पहले की जो एलिमेंट है जब या फिर रिएक्टेंट है जब वो रिएक्ट होंगे किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ में, दूसरे सोल्यूशन के साथ में, तो वहाँ पर क्या देखने मिलता है हमें, चेंजिंग कलर। हमने एग्जाम्पल कंसिडर किसका किए थे अभी कुछ समय पहले ही, जिंक और सॉरी जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है उसका, और उसके साथ में सिट्रिक एसिड का, ठीक है। अभी हम आएंगे हमारे चौथे पॉइंट की ओर, जो कि है चेंज इन टेम्परेचर। देखो पहले भी अपन ने चेंज इन टेम्परेचर पढ़े, लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना है कुछ नया इसमें, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर के समझने के पहले क्या होता है कि आपको ये समझ लेना है कि देखो जब कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है, जब कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस भी होती है और हीट एब्जॉर्ब भी होती है। बार ध्यान से सुनो, जब कोई केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट होते रहती तो एट दैट मोमेंट हीट प्रोड्यूस भी होती है और हीट एब्जॉर्ब भी होती है। तो ऐसे समय पे कौन से ऐसे रिएक्शंस है जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होंगी, या कोई तो भी कोई ऐसी रिएक्शंस रहेंगी जहाँ पर हीट प्रोड्यूस होंगी, मतलब एक्सेस ऑफ टेम्परेचर उसमें बढ़ेगा, कुछ कुछ अमाउंट में क्या होगा एक्सेस ऑफ टेम्परेचर कम भी हो जाएगा, मतलब कि वो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करेंगी तभी जाके वो कैरिड आउट हो पाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रख के ही आपने सुने हैं कि चेंज इन टेम्परेचर वहाँ पर ऑकर्ड होगा। समझ में आ रहा है? ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ध्यान में देना है। उसके लिए आपको एक जनरली ये चेंज इन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो कि CaO रहता, कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका दूसरा नाम है कॉमन नेम लाइम, जिसको हम क्विक लाइम से भी क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है उसको कहते हैं स्लेक लाइम। उसको क्या कहेंगे? स्लेक लाइम। तो इस स्लेक लाइम और लाइम इनके रिएक्शन के ऊपर से हम समझेंगे कि हीट चेंजेस जो है मतलब टेम्परेचर चेंजेस जो है वो कैसे कैरिड आउट होते हैं। देखो जब लाइम जो है या फिर क्विक लाइम, लाइम और क्विक लाइम जब रिएक्ट होता है किसके साथ में? वाटर के साथ में। किसके साथ में रिएक्ट होगा? वाटर के साथ में। तो वो क्या तैयार करेगा उसमें? स्लेक लाइम। वो क्या तैयार करेगा? स्लेक लाइम। तो ये जब रिएक्शन कैरिड आउट होती है तो यहाँ पर लाइम और वाटर के बीच में हीट और ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है? हीट और ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और ये जो दोनों का मिक्सचर है ये क्या बन जाता है आपका? पूरा कंप्लीटली हॉट। ये जो मिक्सचर है ये क्या बन जाता है? हॉट। मतलब ये पूरी जो टेस्ट ट्यूब, जिस टेस्ट ट्यूब में आप लोगे या फिर जिस जब जिसको कहेंगे कि बीकर में आप जब लोगे कोई रिएक्टेंट को, तो वो जो टेस्ट ट्यूब या फिर जो बीकर है वो क्या आ जाएगा? वो क्या आ जाएगा? हॉट। मतलब ये जो स्लेक लाइम है ये कैसा बनेगा आपका? फिर हॉट प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया? यहाँ पर चेंज हो गया। टेम्परेचर चेंज होने के कारण ये जो रिएक्शन है ये टेम्परेचर चेंज का जो प्रोडक्ट है ये कौन सी रिएक्शन बन जाएंगी? फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बन जाएंगी? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स ऐसी रिएक्शन जहाँ पर जब रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं केमिकल रिएक्शन में तो वहाँ पर ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट प्रोड्यूस होंगी, और वो जो हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन है उसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन है उसको कौन सी रिएक्शन कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और अपने जो कि है अपना दूसरी रिएक्शन है जहाँ पर हम और एक टेम्परेचर चेंज देखेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड का। ये जो है BaOH2 जिसको कहते हैं हम बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम भी लिख लेता हूँ। बेरियम हाइड्रोक्साइड और ये है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट होंगे एक दूसरे के साथ में, जब बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट होंगे एक दूसरे के साथ में, तो यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड बनेंगे। आफ्टर दैट बनेगा NH3 मतलब अमोनिया, और एक बनेगा वाटर। ठीक है,
बेरियम क्लोराइड NH3 और वाटर। तो जब ये रिएक्शन कैरीड आउट हो रही थी तब यहाँ पर एक्सेस ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई थी, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस नहीं हुई, तो यहाँ पर सराउंडिंग से बोलो या फिर वो जो रिएक्टर है उनमें से हीट क्या हो गई, एब्जॉर्ब की जाती है। और ऐसे रिएक्शन को जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको कौन सी रिएक्शन कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जो हमारी टेस्ट ट्यूब रहेंगी ना, जब ये रिएक्शन कैरिड होगी तो जब आप उसकी टेस्ट ट्यूब को हाथ लगाओगे तो वो पूरा क्या आ जाएगा, ठंडा आ जाएगा। वो जो रिएक्शन कैरिड आउट होने के बाद में वो जो टेस्ट ट्यूब का जो बॉटम है वो कैसा आ जाता है, पूरा ठंडा, कोल्ड हो जाता है वो। जब आप ये जो स्लेक लाइन बनाते हो तब नहीं क्या, जो आपकी जो टेस्ट ट्यूब रहेंगी वो थोड़ी सी गर्म रहेंगी, मतलब टेम्परेचर कैसा हाई रहेगा उसका, वहाँ पर टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है जब रिएक्शन होती है। जब इनकी रिएक्शन होती है बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा तो वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होंगी और वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो पूरा फॉल हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, जिसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसे टाइप को रिएक्शन क्या कौन सी रिएक्शन कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का डिफरेंस हम एक बार और समझ लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द टाइप ऑफ अ रिएक्शन वेयर विच द हीट कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ अ रिएक्शन वेयर द हीट absorbed during the reaction. Heat absorbed during the reaction. Heat absorbed during the reaction means that there might be a change in the temperature of that reaction. There might be a change in the temperature of reaction. Change in temperature of reaction. Got it up to this? इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके समझने के लिए। जब आप अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे या फिर रेफरेंस बुक से पढ़ोगे तो आपको ये प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा, या फिर जो मैंने बताया वो पूरा फ्लुएंट वे में ही बताया था। अगर आपको कुछ ऐसे डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो, ठीक है। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हमारा जो आज का जो हमारा जो चेंज इन कलर के बाद में चेंज इन टेम्परेचर के बाद जो फिफ्थ हमारा कैरेक्टरिस्टिक था, चेंज इन स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वो हम कंप्लीट करते हैं। तो चलो, आई होप आपने उसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया, अटेंडेंस लगाते रहो। और देखो अभी जो हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो भी हम देखेंगे, चेंज इन अ स्टेट। अब स्टेट यहाँ पर कौन सा एक्चुअली क्या डिफाइन कर रहा है, जैसे कोई भी जो हमारे रिएक्टेंट है वो गैसेस, गैस, उसके बाद में लिक्विड और सॉलिड, ये स्टेट में रहता है, ये फॉर्म में रहता है। तो कभी कभी क्या होता है जब रिएक्शंस होती है तो कुछ रिएक्टेंट होते हैं कि जो अलग स्टेट में रहेंगे, लाइक सॉलिड या फिर लिक्विड में, लेकिन जब उनका रिएक्शन होगा तो वो कौन से फॉर्म में चले जाते हैं, फिर दूसरे स्टेट में, लाइक गैस और लिक्विड, या फिर हो सकता है कि लिक्विड का सॉलिड बन जाए, जैसे प्रेसिपिटेट में बन रहा था, इस टाइप में। देखो फिर अभी अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं लाइक वैक्स का, जो कंबशन ऑफ वैक्स है, जो कैंडल है उसका जो कंबशन अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम कंबशन करते हैं वैक्स का तो वैक्स दो फॉर्म में तैयार होती है, मतलब एक वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस फॉर्म में इवॉल्व होता है, और जो वाटर मतलब जो लिक्विड फॉर्म में जो कैंडल से निकलता है वो एक वाटर रहता है, जिसको हमने लिक्विड फॉर्म में बोले हैं। तो ऐसे दो फॉर्म तैयार होते हैं वहाँ पर प्रोडक्ट के, जिसमें वो दो अलग अलग स्टेट में रहते हैं, जो कि एक लिक्विड में रहता है, वैक्स जो है वो लिक्विड में रहता है, मतलब वो वाटर फॉर्म में आ गया, और दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो कौन से फॉर्म में रहेगा, गैसियस के फॉर्म में रहेगा। तो इस प्रकार से चेंज इन गैसेस, चेंज इन द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखा जा सकता है, ठीक है। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन द स्टेट, ये हमने बोले हैं। उसके बाद में हम देखें कि जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका कि वो कैसे चेंज होगा स्टेट वाइज, वो ऐसा होगा कि कुछ जो रिएक्शन में देखा जाएगा कि जो रिएक्टेंट है वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो गैसियस फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। इवोपोरेशन प्रोसेस हो गई तो गैसियस फॉर्म में भी चेंज हो सकता है। इसके बाद में हमने एक वैक्स का जो एग्जांपल है वो कंसीडर करें। उसके बाद में और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे अगर हम रिएक्टेंट है जो हम देखेंगे कि वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो चेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर ये भी काफ़ी आसान है, जब आप रिएक्शंस कैरिड आउट करोगे तो आपको और इजीली और अच्छे वे में आपको समझ में आएगा। अभी जो आज का जो टॉपिक है इसमें हम इतना ही कवर कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है। देखो आपको आगे के चैप्टर में पढ़ना है, आपको आगे के क्लास में आपको पढ़ना है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। उसके लिए जो रूल्स वगैरह उसके पहले आपको पढ़ के आना है आयंस के बारे में, उसके बाद में केमिकल फार्मूलाज, उसके बाद में जो मूल कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हमको रखना है, वो सारी चीज़ों के भी बारे में आपको
पूरा जो आपको 9th में प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने पढ़े थे वो कंप्लीट पूरा रिवीजन करके आना है। वो अगर आप करके आते हो तो आपको ये पूरा इजीली समझ में आ जाएगा। और जो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन का जो पार्ट है या फिर केमिकल इक्वेशन एक्चुअली में है क्या, ये सारी चीज़ों का भी आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि वो पूरा का पूरा रिवाइज करके आना है। ठीक है।